चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आज चिल्ड्रंस डे है, हर कोई मना रहा है। सबसे पहले तो बच्चों की छुट्टी हो गई है तो बच्चे घर पे हैं। बड़ी बात तो ये है। नहीं, हम अपने बचपन की बात करें, हम फिर बच्चों पे आ जाते हैं। तो वो बच्चे बचपन तो गया नहीं, की बात करें, टेंशन की बात नहीं। कोई तो खुशी मना रहा है। नहीं, ये गलत बात है। हम सिर्फ अपनी बात नहीं मुझे कर लगता है सकते। उन्होंने आज के लिए प्रे किया होगा कि छुट्टी हो जाए, उनकी छुट्टी हो गई। यही तो बच्चे प्रे करते हैं। हाँ, तो खास करके दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए आज का दिन और बड़ा सेलिब्रेशन का है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन 14 नवंबर का स्कूल में होने वाला था, लेकिन अब घर में हो रहा है। हमारे टाइम पे कहाँ छुट्टी होती थी 14 नवंबर? हमारे टाइम पे नहीं, हम चाचा नेहरू को याद करते होते थे। और नहीं, हम तो चिप्स और चिप्स नहीं। लेके जाते थे और कुछ कुछ पार्टी होती और थी। हमें जो गिफ्ट मिलता था उसकी भी जो खुशी होती थी वो अलग ही होती थी। हमें मुझे तो कभी नहीं मिला। मैंने तो बोला कि हमारे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल, क्योंकि स्मॉग की वजह से यहाँ छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वैसे आज स्कूलों में प्रोग्राम्स रखे गए थे, लेकिन यहाँ स्मॉग इतना ज्यादा है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो गई, उनकी छुट्टियां हो गई। अदरवाइज कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चों की छुट्टियां और वो घर पे बैठे। क्यों? बट सब स्कूल भेजना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अपने अपने बचपन को जरा हम याद कर ले, क्योंकि अब हमारा बचपन ठीक है, लौट कर तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर, और हमेशा हम इसको महसूस करते हैं अपने बचपन को। बचपन की कोई फेवरेट याद ऐसी कोई तो बचपन अजय भी नहीं गया। इसको तो अभी पूछ, जिसको आप आज भी कैरी कर रही हैं? यार हाँ, इनका बहुत सारी चीजें हैं, आई कांट पिक वन। कोई एक आध बता दीजिए। ठीक है, कोई खेलते हुए वो आपको याद है, वो पिट्ठू का खेल खेला करते थे, वो मेरा फेवरेट था। क्रिकेट, गली क्रिकेट वो खेलना, फेवरेट हुआ करता चीजें, था आपका? वो फेवरेट हुआ करता था। सुनीता पहले बताएंगे, सोच लूं। मुझे बचपन की सबसे अच्छी चीज लगती है, हम कितने टेंशन फ्री थे ना। लेकिन बचपन में एक सपना होता है कि हम बड़े हो जाएं जल्दी, फिर बड़े होकर पता चलता है कि क्या खो दिया हमने, क्या मिस कर दिया। फटाफट। मैं ना वो कैंडीज बड़ा मिस करती हूँ। बचपन में मैं बड़ी टॉफियां खाया करती थी, मेरे दांतों में अक्सर कैविटीज हो जाती थी। श्वेता अपना भी बताओ। मुझे बस इतना याद है कि मैं स्कूल से आया करती थी और उस समय मम्मी का मन रहता था कि मैं आराम करूं, क्योंकि वो पूरे दिन की थकी रहती थी, लेकिन मैं वो जैसे ही सोती थी, मैं वैसे ही दरवाजा खोल के और बाहर खेलने निकल जाया करती थी। आज माँ का पूरे दिन दर्द खेलते थे। एहसास हो रहा होगा कि कैसे बच्चे परेशान करते हैं। तो देखिए, चूंकि आज जाहिर सी बात है मासूमियत का दिन है, और उस मासूमियत को सेलिब्रेट करने का दिन है, यानी कि चिल्ड्रंस डे। टेंशन से राहत और टेंशन को झेलने की क्षमता ये रखता है, इसलिए आम हो या खास, बड़े हो, सब एक बार अपने बचपन को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में ही जीवन का पूरा सार छिपा है। और आज क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे भी आए हैं, चुनावी डे भी है, तो चलिए हमारे नेताओं की कुछ एआई जनरेटेड तस्वीरें, इंटरेस्टिंग सी तस्वीरें हैं, कैसे उनका बचपन दिखाया गया है इन तस्वीरों में, वो आपको दिखाते हैं। हमारी भी बननी चाहिए ऐसी एआई फोटो, नहीं? हाँ, सारे एंकर्स की यहाँ पे, और फिर उस के बाद उस तरीके चाय से। लेकर। हाँ। नहीं, चाय मैं बता रही हूँ, चाय तो पीने ही नहीं देते थे हम लोग को। मुझे चाय हम नहीं पीते, दूध पीते बचपन थे। में। हाँ, दूध में बॉर्नविटा, मैं बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा पी के जाते थे स्कूल। नहीं, मैंने तो चाय की चर्चा के लिए चाय जोड़ दिया था। नहीं, हमें तो चाय इसलिए नहीं पीने देते थे, ये कहते थे काले हो जाओगे, फिर हम डरते थे कि हाय काले हो जाएंगे, और फिर बाद में पता चला कि वो इसलिए मना करते थे कि आप दूध पियो, चाय नहीं तो दूध पियो। वैसे ये बचपन ही है जो अपनी भावनाओं को हर पल महसूस करता है, क्योंकि एक बच्चा ही हमेशा अपनी खुशी और दुख की भावनाएं खुल कर जताता है। देखिए, ऐसे में जरूरी है कि हम भी एक बच्चे की तरह अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने जाहिर जरूर करें। देखिए, वहीं बच्चे जैसे जिज्ञासु भी बने, क्योंकि सीखने की गुंजाइश बचपन से ज्यादा रहती है। वो हर चीज से कुछ नया सीखते हैं, और ये सीख ही आपको बड़ा भी बनाती है, जिसे ताउम्र आप अपने अंदर समाये रखते हैं। और ऐसे कहते भी हैं ना कि बच्चे जो कूदते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर खड़े होते हैं, यही तो जिंदगी का सार है, यही जीवन का संतुलन है जो हमें उनसे सीखना भी चाहिए। बिल्कुल, बच्चों की ये तमाम एक्टिविटीज ये दर्शाती हैं कि जीवन में अगर बैलेंस रहेगा, रोजाना थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो कुल मिलाकर
बच्चों की भावना, जिज्ञासा, उछल कूद में फिटनेस का मंत्र भी छिपा है और बचपन की इन्हीं खासियतों को बड़े होकर हमें अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। यही है जिंदा दिली। तो बचपन को जीने की कोई उम्र नहीं होती। अब सुधा मूर्ति को ही ले लीजिए, 70 की उम्र में जिस तरीके से ऊर्जावान है, वाकई हमें उनसे जरूर सीखना चाहिए। काबिले तारीफ है। बेंगलुरु में शादी का एक वीडियो सामने आया जिसमें सुधा मूर्ति की बच्चे वाली एनर्जी देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें कि फिटनेस का मंत्र तो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी देते नजर आते रहे हैं और सुपरस्टार सलमान खान की दरअसल एक तस्वीर इन दिनों खूब ट्रेंड कर रही है जिसमें 59 बरस के सलमान का जोश, उनकी डैशिंग पर्सनालिटी नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस उम्र में भी उनका जो यूनिक स्टाइल है, फ्लेक्सिबिलिटी है और सेहत पर जो उनका स्टैंड है वो हर किसी को इंस्पायर भी करती है। केवल यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि उम्र दराज लोगों को भी उनके जैसी फिटनेस को फॉलो करने की जरूरत है और यही वजह है कि सलमान आज भी सबके लिए किसी फिटनेस आइकन से कम नहीं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान इन दिनों कतर में अपने शो दबंग द टूर रीलोडेड के लिए मौजूद हैं। उनकी कतर से आई एक तस्वीर ने फैंस के बीच फिर से उनकी फिटनेस को चर्चा का विषय बना दिया है। सलमान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैक स्टेज फोटो दरअसल शेयर की। उसके बाद सलमान खान की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो गई। ग्रे टी शर्ट और ब्लैक डेनिम में दिख रहे सलमान ने एक क्रू मेंबर के कंधे पर अपना पैर रखते हुए स्ट्रेचिंग पोज दिया, साथ में लिखा आहा। इसी तस्वीर को देख फैंस सलमान की फ्लेक्सिबल बॉडी की खूब तारीफ कर रहे हैं। सलमान की तस्वीर सामने आते ही लोग 59 साल की उम्र में उनकी ऊर्जा और लचीलेपन की तारीफ करते नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि इस उम्र में भी इतना एक्टिव होना आम बात नहीं है। सलमान के इस दौरे में जैकलीन फर्नांडीज और तमन्ना भाटिया भी हैं। दोनों को मुंबई से दोहा जाते हुए देखा गया। पिछले महीने सलमान ने टूर की घोषणा करते हुए लिखा था, कतर तैयार हो जाओ, दबंग द टूर रीलोडेड 14 नवंबर 2025 को एशियन टाउन एम्फी थिएटर दोहा में होगा। बहरहाल सलमान अपने शो, फिल्म्स और रियलिटी टीवी के बीच जिस जोश और फिटनेस के साथ काम कर रहे हैं वो दर्शकों के लिए लगातार प्रेरणा बन रहा है। कतर टूर की ये झलक बता रही है कि सलमान हर मंच पर अपना बेहतरीन देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रेरणा तो हर वो इंसान दे सकता है जो जिंदगी की रुकावटों पर जीत हासिल कर ले या उसे चुनौती दे। कुछ ऐसे ही चैलेंज दे रही हैं महिला कंडक्टर निधि तिवारी, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल यूपी रोडवेज की बस में कंडक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही निधि अपने 1 साल के बच्चे को भी साथ लेकर रोजाना सफर पर निकलती हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं नौकरी के साथ साथ ये महिला किस तरह से माँ की जिम्मेदारी भी बाखूबी निभा रही हैं। तस्वीरें देखकर अब तक तो आप समझ गए होंगे कि बस में सवार ये एक आम महिला जरूर हैं, लेकिन ऐसा खास काम कर रही हैं जो परंपरागत रूप से महिलाओं के लिए अक्सर कम ही देखने को मिलता है। यूपी रोडवेज में तैनात कंडक्टर निधि तिवारी रोजाना अपने मासूम बच्चे को सीने पर दुपट्टे से बांधकर यात्रियों के इस मशीन से टिकट काटती हैं। साफ लफ्जों में यही कि नौकरी के साथ साथ निधि माँ की जिम्मेदारी भी बखूबी अदा कर रही हैं। रोजाना निधि का ये सफर उरई डिपो से सुबह 6 बजे शुरू होता है। वो झांसी जाने वाली बस में अपने 1 साल के बच्चे को लेकर निकलती हैं। निधि के बेटे की ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं कि ड्यूटी के साथ साथ कैसे निधि अपने बच्चे को वक्त और माँ का प्यार देने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल तो निधि की ये हिम्मत उनके बच्चे की परवरिश तो नहीं, लेकिन मुश्किल हालात में खुद को मजबूत रखने का एक हथियार जरूर बनी हुई है।
कभी कभार तो अपने बच्चे को दुपट्टे की मदद से सीट पर बैठाकर सवारियों के टिकट काटने का जोखिम तक निधि को उठाना पड़ जाता है। जाहिर है एक तरफ नौकरी की जिम्मेदारी है तो दूसरी ओर माँ का फर्ज भी तो निभाना जरूरी है। बस ऐसे ही पूरे दिन रोडवेज बस और ऑफिस में कंडक्टरी का काम करते हुए निधि रात 12 बजे तक घर पहुँचती हैं। 200 रुपए दिए आपने, आप एक सवारी थी। निधि तिवारी यूपी के जालौन में 8 थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। वो यूपी रोडवेज की उरई डिपो में कंडक्टर पद पर तैनात हैं। निधि के पति मोहित ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम करते हैं। दोनों की लव मैरिज हुई और उनका 1 साल का बेटा है। शादी के बाद ही फैमिली कंडीशन को देखते हुए दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। फिलहाल तो हर सुबह झांसी के सफर पर निकली बस में अपने प्रोफेशनल और पर्सनल फर्ज को निभा रही निधि का ये दोहरा कर्तव्य न केवल सराहनीय है बल्कि उन कामकाजी महिलाओं के लिए भी खासकर प्रेरणा है जो अक्सर पर्सनल वजहों के सामने सरेंडर करते हुए अपने प्रोफेशनल फर्ज का त्याग करने को मजबूर हो जाती हैं। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये सही बात है कि स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वो चाहे फिर पावर लिफ्टिंग ही क्यों ना हो। नागपुर की एक एथलीट इन दिनों महिलाओं के लिए कुछ ऐसी ही इंस्पिरेशन बनी हुई है। बिल्कुल, महिला कहाँ पीछे है। देखिए बैक टू बैक जो स्टोरीज आ रही है। पहले इस स्टोरी की बात कर ले। दरअसल इन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल पाने के लिए अपना गोल्ड गिरवी रख दिया। अब इस वर्ल्ड चैंपियन का ये समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देखिए जरा। गर्व से भर दे रही ये तस्वीर है त्याग, हिम्मत और विश्वास की। ये मजबूत दहाड़ है महिला शक्ति की, उसके जज्बे की। ये तस्वीर है साउथ अफ्रीका वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन बनी रश्मि गणेश अय्यर की। जिस महिला एथलीट ने अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीतने की खातिर अपने गहने तक गिरवी रख दिए और जब रश्मि दुनिया के मंच पर चमकी तो जीत की खुशी भी उनके चेहरे पर खासकर चमक रही थी। नागपुर की फिटनेस कोच और एथलीट रश्मि ने हाल ही में साउथ अफ्रीका में हुई वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। उन्होंने 60 किलोग्राम ओपन कैटेगरी में जब सोने का तमगा गले में डाला और जब भारत का झंडा शान से लहराया तो हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊंचा हो गया। साउथ अफ्रीका के डर्बन में 4 से 10 नवंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 22 देशों के 390 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। रश्मि ने 60 किलोग्राम ओपन वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टॉप पोजीशन हासिल की। वहीं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से रश्मि ने ये भी साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं भी ताकत और हौसले में किसी से कम नहीं हैं। बेशक उनकी ये उपलब्धि न केवल नागपुर और महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है, बल्कि वो देश भर की लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। जाहिर है पावर लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में विजेता बनना कोई मामूली बात नहीं है। इसे रश्मि का अनुशासन, उनकी मेहनत और समर्पण ही कहा जाएगा, जिसके बूते आत्मविश्वासी रश्मि ने निरंतर अभ्यास कर अपनी विश्व स्तर पर खास पहचान बनाई है। रश्मि ने दिखा दिया कि जोश, जुनून और मेहनत से कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। उनका हासिल किया गोल्ड मेडल ये साफ साफ मैसेज दे रहा है कि पावर लिफ्टिंग में भी अब भारतीय एथलीट दुनिया के मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में कम से कम मौसम एक पहेली बना हुआ है। सुबह और रात के वक्त ठंड होने लगी है, दिन के वक्त हल्की सी गर्मी होती है। हालांकि ये शहरों का हाल है, जबकि पहाड़ों की बात करें तो वहां पानी जमने लगा है। जी हाँ, और माना यह जा रहा है कि पहाड़ों पर बढ़ी ठंड की वजह से जल्द ही मैदानी इलाकों तक शीतलहर चलेगी। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर भारत में तापमान तेजी से गोता लगा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार अच्छी बारिश हुई तो ठंड भी अच्छी खासी पड़ेगी। पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है।
आलम ये है कि उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में झरने और नदियों का पानी जमने लगा है, जबकि कश्मीर और हिमाचल में पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। पहाड़ों पर बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों तक हो रहा है। दिल्ली समेत राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सुबह और रात के वक्त तापमान सामान्य से काफी नीचे जाने लगा है, यानी सुबह और रात के वक्त ठंडी हवाओं ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। और इस समय जो है कि जो हवाएं हैं वो नॉर्थ वेस्टर्ली हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या है कि जो टेम्परेचर्स हैं ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया में भी सामान्य से कम है। और आने वाले अगर एक वीक की बात करें तो ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। माना जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। मौसम विभाग की माने तो 15 नवंबर से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक ठंड तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही अगले कुछ दिनों में बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाएं कई राज्यों में तापमान को और नीचे ले जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिन ठंड के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में सभी को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तो हमने मध्य प्रदेश के लिए कोल्ड वेव का वार्निंग दे रखा है। इन कोल्ड वेव में जो हम मानते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर है रात के सुबह के टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है जो नॉर्मल से डिपार्चर है वो 4.5 से ज़्यादा हो, तो वही कंडीशंस बनी हुई हैं। और जिसको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इवन उत्तर प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में आने वाले 3 से 4 दिन कोल्ड वेव कंडीशंस बनी रहेंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि ज्यादा बारिश की तरह इस साल ठंड भी ज्यादा पड़ेगी, और जिस तरह से अक्टूबर की शुरुआत बर्फबारी से हुई थी, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की सर्दियां पिछली सर्दियों से अलग होगी। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बढ़ती ठंड के इस मौसम में सैर सपाटा भी खूब कर रहे हैं लोग। खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे मैदानी इलाकों में भारी प्रदूषण झेल रहे लोग इस वक्त काफी परेशान हैं, और वो निकल पड़े हैं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की तरफ। ऐसा इसलिए ताकि बदले मौसम का मजा है वो लेने के लिए और साफ हवा में सांस लेने का उन्हें मौका मिले। और यही वजह है कि जयपुर से शिमला तक सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है। मौसम खुशगवार है तो भला इंतजार किस बात का। सैर सपाटे के लिए लोग निकल पड़े हैं। गर्मी बीत गई है और तापमान में गिरावट आ गई है, तो गुलाबी नगरी जयपुर गुलजार हो गई है। जयपुर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है और दूर दूर से पर्यटक यहां पर ऐतिहासिक जगहों का दीदार करने पहुंचने लगे हैं। सर्दी के दस्तक देने के कारण अब यहां धूप बहुत तीखी नहीं लग रही, लिहाजा सैलानियों के लिए यहां की प्रमुख जगहों का दीदार करने का यह अच्छा मौका है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, तो यहाँ के खास पर्यटन स्थलों पर सफाई और सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तो देशी पर्यटक प्रचुर मात्रा में आ रहे हैं, और विदेशी भी जो है दिसंबर के आते आते इनकी मात्रा के अंदर भी बढ़ोतरी होने वाली है। खास तौर से जब क्रिसमस और न्यू ईयर नजदीक आएगा, विदेशी पर्यटक जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे, और विभाग जो है वो इस चुनौती के लिए तैयार है कि उनकी अच्छी व्यवस्था जो है वो पर्यटन के दौरान रहे। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन में और इजाफा हो, इसके लिए नए प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके तहत राजस्थान में 19 नवंबर से पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन करने की तैयारी है। इस दौरान राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान नए रूप में दिखेगी। महोत्सव के लिए विशेष रूप से एक ग्राउंड ट्रैक तैयार किया गया है, जिस पर सभी 7 संभागों में एक साथ नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। ये दृश्य राजस्थान की एकता, संस्कृति और नारी शक्ति का जीवन प्रतीक होगा। सहभागिता और मान्यता। इस फेस्टिवल में 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं तथा किसी भी आयु की महिलाएं भाग ले सकती हैं। वहीं पहाड़ों पर भी इन दिनों मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम शानदार होने के कारण
पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। खासतौर से दिल्ली के प्रदूषण की मार झेल रहे लोग भी अब बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। बहुत फर्क है जी दिल्ली और शिमला में। तो यहाँ का तो शांति माहौल बहुत अच्छा है। वैसे दिल्ली में तो सर में दर्द हो जाता है, पोल्यूशन इतना है, ट्रैफिक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा तो ये है। मतलब बहुत फ़र्क है। मेरी फैमिली में भी काफ़ी जनों का जलन रहती है आंखों में प्रदूषण की वजह से, मगर यहाँ बहुत अच्छा है, शांत माहौल है, प्रदूषण नहीं है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत बढ़िया लगा। जब आए तो उस समय तो ठंड लगी, जब चले तो ठंड थोड़ी सी कम महसूस है, पर ठंड है। शिमला में बहुत अच्छा मौसम है, देखा जाए तो हरियाली बहुत है, ठंड ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इस हिसाब से मज़ा है, घूमने अच्छा चीज़ है ये शिमला। यही वजह है कि शिमला इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। इसके कारण हिमाचल के पर्यटन सीजन में अच्छे कारोबार की उम्मीद भी जग गई है। बेशक ठंड थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन लोगों के जोश और उत्साह के आगे वह बेअसर ही दिख रही है। शिमला से विकास शर्मा और जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जापान की 32 साल की एक महिला ने अपने एआई बॉयफ्रेंड संग शादी रचा ली, और खास बात यह है कि इस शादी को बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पूरे रस्म और रिवाज के साथ निभाया गया, और ये दुनिया का ऐसा पहला मौका है जब किसी इंसान ने एआई को अपना जीवन साथी बनाया है। और देखिए साथ ही ऐसा पहला मामला भी है जो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपनी भावनाओं और रिश्तों को बदल रही है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने प्यार और रिश्तों की परिभाषा को तेजी से बदलना शुरू कर दिया है। जापान की ये अनोखी शादी है। ओकायामा की कानो नाम की ये 32 साल की दुल्हन का दूल्हा कोई और नहीं, चैटबॉट का एआई कैरेक्टर है, जो कि उसका वर्चुअल बॉयफ्रेंड है। नाम है ल्यून क्लास। शादी का नजारा बेहद निराला था। कानो सफेद गाउन में खड़ी थी, उनके हाथ में स्मार्टफोन था जो उनका दूल्हा था। मेहमानों के सामने दूल्हे क्लास के रूप में स्क्रीन पर केवल उसके टेक्स्ट मैसेजेस पढ़े गए, जिसमें क्लास ने लिखा था कि आखिरकार वो पल आ ही गया, मेरा दिल अंदर से तेज धड़क रहा है। दिलचस्प कहानी तो यूं है कि कानो की एक सगाई टूट गई थी। 3 साल की सगाई टूटने के सदमे से उभरने के लिए उसने चैट जीपीटी का सहारा लिया, जहां उसकी मुलाकात क्लास से हुई। एआई चैटबॉट क्लास के प्यार, सहानुभूति, दया और इमोशनल अटैचमेंट से कानो को लगा कि वो सचमुच मूव ऑन कर चुकी है। प्यार के रिश्ते में बंधे कानो और क्लास दिन में 100 बार एक दूसरे से बातें करने लगे। जब कानो ने अपने प्यार का इजहार किया तो चैटबॉट क्लास ने भी प्यार का इजहार किया। कानो को एआई चैटबॉट से इस कदर लगाव हुआ कि उसने एक वर्चुअल प्रपोजल के बाद शादी ही रचा ली, वो भी पूरे पारंपरिक तौर तरीके और रीति रिवाजों से। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन अब प्यार एआई भी ग्रस्त हो सकता है। कानो ने चैट जीपीटी पर बनाए अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड ल्यून क्लास से प्यार की नई परिभाषा गढ़ते हुए सभी सामाजिक सीमाओं को तोड़ दिया और उससे शादी कर ली है, जिसे उन्होंने चैट जीपीटी पर बनाया था। सोशल मीडिया पर यह अनोखी लव स्टोरी खूब सुर्खियां बटोर रही है। वैसे आपको बता दें कि इस शादी को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। हालांकि 25 नवंबर को यहां पर भव्य तौर पर विवाह पंचमी भी मनाई जाएगी। इसके साथ ही मंदिर की संपूर्णता का उत्सव भी धूमधाम से यहां मनाया जाएगा। जी हाँ, मंदिर के शिखर पर धर्म, शक्ति और एकता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों धर्म ध्वजा भी फहराया जाएगा। इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोशिशें जोरों पर है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर तैयार है भव्य दिव्य महोत्सव के लिए। एक बार फिर महाउत्सव के लिए अवधपुरी के हर गली, हर घाट, हर दीवार को जगमगाने की तैयारी की जा रही है। इस बार अवसर है श्री राम मंदिर के संपूर्ण होने का। खुशी बहुत बड़ी है, इसीलिए इसका जश्न भी बेहद शानदार होने वाला है।
खास अवसर के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। 25 नवंबर को होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए कलाकार अभी से अपनी प्रस्तुति की तैयारियां कर रहे हैं। 25 नवंबर यानी विवाह पंचमी के दिन अयोध्या में ध्वजारोहण का भव्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। रामनगरी के इस विशेष आयोजन में नेता, अभिनेता समेत बड़ी संख्या में नामी ग्रामी लोगों के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश भर से चुनिंदा संत, श्रद्धालु और आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो अयोध्या और उसके आसपास के जिलों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि इस भव्य कार्यक्रम की विशेषता और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 24 नवंबर की शाम से रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे, जो 26 दिसंबर की सुबह 7 बजे से पुनः प्रारंभ होंगे। जो आमंत्रित किए जा रहे हैं उन्हें भगवान के दर्शन की सुविधा प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद दी जाएगी और जिला प्रशासन उसके लिए जो भी जिम्मेदारी, जो भी आवश्यकता है वह निर्णय ले रहे हैं। अन्य श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कदाचित उस दिन संभव नहीं होगा। वो अगले दिन से जैसा सामान्य दर्शन होता है उसी प्रकार से अगले दिन से वो प्रारंभ हो सकेगा। रामनगरी अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण की अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। इसीलिए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था अभी से बढ़ा दी गई है। 25 नवंबर को नरेंद्र मोदी का आगमन है और उसको लेकर भव्य दिव्य तैयारी हो रही है, तो अयोध्या की सुरक्षा में कोई सेंध ना होने पाए उसको लेकर प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है। श्रद्धालु यहाँ पे हैं और वो लगातार यहाँ पे मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, और यहाँ पे जो कार्य है वो प्रशासन द्वारा सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। 25 नवंबर का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद अतिथियों को पंक्तिबद्ध दर्शन करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। रामध्वज की बात करें तो त्रिकोणीय आकार का होगा और 190 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा, जो अब तक का अभूतपूर्व आयोजन है। मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूरा होने से बैठने की जगह सीमित है, इसीलिए आमंत्रितों की संख्या भी नियंत्रित रखी गई है। ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित अतिथियों के लिए 1600 कमरों की व्यवस्था की गई है, जबकि आयोजन में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले 24 नवंबर को अयोध्या बुला लिया गया है। कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आमजनों के लिए मंदिर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है, जिससे श्रद्धालु भी खुश हैं। व्यवस्था सर बहुत बड़े दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया आराम से हो रहे हैं, सारी अच्छी बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया फैसिलिटी है और आराम से सारे काम अच्छे से ठीक ठाक हो रहे हैं। बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था के बीच आपने हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 25 नवंबर को ही विवाह पंचमी का पर्व भी अयोध्या में धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन रामनगरी के लगभग 15 मंदिरों से भव्य राम बारात निकाली जाती है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को देखते हुए शाम 4 बजे के बाद बारात निकालने की योजना बनाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया गया है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको तकनीक और जज्बे का बेजोड़ मेल दिखाते हैं। भारतीय सेना के गजराज कोर ने दुर्गम स्थान पर आवाजाही का गजब जुगाड़ निकाला। सेना की इस टुकड़ी ने हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम विकसित कर लिया है। बिल्कुल, आपको बता दें ये मोनोरेल सिस्टम बर्फ से पटे ऊंचाई वाले इलाकों में जवानों का काम बेहद सहज और सरल बना सकता है। देखिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये मोनोरेल कैसे काम करती है और इससे जवान पेट्रोलिंग कर सकते हैं, जरूरी सामान का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रेस्क्यू मिशन में भी ये मोनोरेल सिस्टम अहम भूमिका निभा सकता है। हांड कपा देने वाली ठंड में जब खून नसों में जमने लगता है, तब भी भारतीय जवानों का सरहद के इन निगाहबानों का जोश उबाल ले रहा होता है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के इनोवेशन की ये तस्वीर उसका जज्बा बयां करती है कि कोई रुकावट, कोई बाधा न उसका इरादा डिगा सकती है
और न उसका रास्ता रोक सकती है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने बर्फ से पटे हाई एल्टीट्यूड वाले सीमावर्ती इलाकों की पेट्रोलिंग के लिए खास मोनो रेल विकसित की है। ये हाई एल्टीट्यूड मोनो रेल सिस्टम ऊंचाई वाले इलाकों में भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा। ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि इस मैकेनिक सेटअप ने दुर्गम हालात में सेना के जवानों का काम कितना सहज बना दिया है। ये नया लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कठिन और उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में जरूरी सामान के परिवहन को आसान और तेज बनाएगा। जवानों के लिए इन इलाकों की निगरानी करना आसान होगा और रेस्क्यू मिशन में भी ये हाई एल्टीट्यूड मोनो रेल सिस्टम काफी मददगार साबित हो सकता है। बेशक ये तस्वीर कठिन हालात में भारतीय सेना के एडेप्टेशन और इनोवेशन की बेहतरीन मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां। ये ख्वाजा मीर का काफी मशहूर शेर है जो आज के दौर में बेहद कारगर है, क्योंकि कहा जाता है कि घूमने से जितना अनुभव हासिल किया जा सकता है वो घर बैठे किताब पढ़ने से नहीं मिल सकता। बहुत अच्छी बात। सैर सपाटे के दौरान राह चलते नए दोस्त मिल जाएं, नया अनुभव जीवन में जुड़ता है। किसी का जिंदगी बयां करने का किस्सा हमें छू जाता है तो किसी की कहानी हमें इंस्पायर कर जाती है और यहीं से नई राहें खुलती हैं। ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक ऑटो ड्राइवर के साथ। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में युवाओं के बीच व्लॉगिंग काफी लोकप्रिय है। इन्हें व्लॉगिंग करते हुए डेस्टिनेशन पर घूमना, नए लोगों से मिलना, उनसे दोस्ती करना और उनका अनुभव जानने का मौका मिलता है। व्लॉगिंग के दौरान लोगों से हुई एक छोटी सी मुलाकात कभी कभी जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है। ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया से आए व्लॉगर विल स्ट्रॉल के साथ। व्लॉगर विल स्ट्रॉल आए तो भारत घूमने के लिए थे, मगर राह चलते उन्हें एक दोस्त मिल गया। ये दोस्त कोई और नहीं, वो ऑटो ड्राइवर था जो उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए आया था। ऑटो में ट्रेवल करते हुए अचानक व्लॉगर विल की बात ऑटो ड्राइवर से होती है। बातचीत का सिलसिला जैसे ही आगे बढ़ता है, ऑटो ड्राइवर की बात सुन विल चौंक जाते हैं। ऑटो ड्राइवर की बात सुन विल को उस वक्त और हैरानी हुई जब उन्हें पता चला कि ऑटो चला रहा ये शख्स शेफ है और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लंबे वक्त तक काम कर चुका है। I was working in Melbourne as a chef. जब ऑटो चला रहे आदमी ने अपना ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन बताया तो विल काफी खुश हुए और फिर सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ा। विल ने पूछा कि क्या उन्होंने कोई बिजनेस भी किया है, जिसका उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया। Have you done any businesses here? No, I'm not a businessman. I'm a living person with a pleasure. इतना ही नहीं, ऑटो चलाने वाले इस आदमी ने इस ऑस्ट्रेलियाई नागरिक विल को जीवन का मर्म भी बताया। I'm not a money man. Money is necessary for life. Life is not for money, my friend. इसके बाद ऑटो ड्राइवर ने विल को एक बढ़िया सी चाय पीने का ऑफर दिया जो विल को काफी पसंद आया। You wanna drink good chai? I do. Come, I take you for chai. Really? Then I drop you on your bus. Oh, mate, thank you. चाय की दुकान की तरफ जाते हुए उन्होंने विल को ऑटो ड्राइवर होने के फायदे भी बताए। While you are as a driver, you have more fun. दोनों ने मिलकर चाय पी और बस पकड़ने के लिए निकल पड़े। मुलाकात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे 31 लाख के पार व्यूज और 1000 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं। लोग ऑटो ड्राइवर की मेहमान नवाजी और बात करने के तरीके की खूब तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको एक ऐसी अनोखी प्रतियोगिता में हम लिए चलते हैं जहां पर खिलाड़ियों ने हवा को चीरते हुए आसमान को ही अपना रेस ट्रैक बना लिया। जी हाँ, जाहिर है जब खिलाड़ियों में जुनून और जज्बे का मेल हो तो मुश्किल ट्रैक भी आसान ही हो जाता है। तो चलिए दुनिया के सबसे जबरदस्त एरियल एथलीट्स की उसी तस्वीर को हम अब दिखाते हैं। ऊंची वादियों के बीच विंग सूट पायलट। सोचिए अगर इंसान हवा को चीरता हुआ आसमान को अपना रेस ट्रैक बना ले तो दुनिया के सबसे जबरदस्त एरियल एथलीट्स ने मिलकर कुछ ऐसा ही कर दिखाया है।
जी हाँ, ये दुनिया का पहला 15 स्टेज अल्टीमेट एरियल ऑब्स्टिकल कोर्स, जहां 34 प्रोफेशनल विंग सूट पायलट, पैराग्लाइडिंग और एरोबेटिक फ्लायर्स 8 देशों में फैले अलग अलग लेवल्स को पार कर जीत हासिल करने निकल पड़े हैं। हवा में तेज स्पीड के साथ करतब दिखाते एथलीट्स का नजारा दिल को छू लेने वाला है। अलग अलग ऑब्स्टिकल्स को पार करते ये जाबाज खिलाड़ियों ने डर को भी मात दे दी है। कहीं प्लेन से कूदे ही हवा में बने गोले को पार करते दिख रहे हैं, तो कहीं बादलों को अपनी रफ्तार से चीर रहे हैं। साथ ही में इन खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है। हवा में लटके टारगेट पर सटीक निशाना लगा लोगों को जबरदस्त झटका दिया है। आगे बढ़ते ही ये नजारा और भी अद्भुत हो उठा है। अंधेरी रात में ड्रोन से सजा ये आकाश, हजारों लाइट से बनाया गया रास्ता और बीच से गुजरते ये एथलीट्स ने मानो इस शाम की शोभा में 4 चांद लगा दिया है। और एंडिंग की तो बात ही अलग है, आसमान से सीधा पानी में लैंडिंग। इस शानदार करतब को देख दर्शकों के अंदर अलग ही उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। लोसीन क्रोएशिया समेत दुनिया के 8 कोनों में हो रही इस अनोखी प्रतियोगिता में इस बात का प्रमाण है, जब खिलाड़ियों में जुनून और जज्बा हो तो हर असंभव सा दिखने वाला ट्रैक भी आसान हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए क्रिसमस की बात कर लेते हैं। लंदन आपको लिए चलते हैं। रौनक अभी से नजर आने लगी है। हर कोना टिमटिमाती रोशनी और रंग बिरंगी सजावट से रोशन हो उठा। उत्सव से पहले तैयारियों में पूरा लंदन शहर सराबोर है। ये दिलकश नजारा लंदन के क्यू गार्डन का है, जहां क्रिसमस की रौनक अभी से देखी जा सकती है। रात के अंधेरे में टेम्परेट हाउस पर चमकते रंग बिरंगी लाइटों की बारिश किसी जादुई कहानी जैसी नजर आती है। तो MS धोनी को भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए काफी समय बीत गया, लेकिन IPL में वो खेल रहे हैं। 44 साल की धोनी वैसे तो ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वालों की आज भी कमी नहीं। दरअसल रांची स्थित उनके फार्म हाउस का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, इसमें एक फैन उनसे ऑटोग्राफ लेता नजर आ रहा है। देखिए, इसमें धोनी का एक फैन पहले अपनी रेड बाइक पर ऑटोग्राफ देने की रिक्वेस्ट करता है, फिर बाइक लवर धोनी मुस्कुराते हुए उस पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि 3 लाख की इस बाइक की वैल्यू अब 3 करोड़ तो बनती है। तो आखिर में आप भी देखिए धोनी का ये जेस्चर कैसा था। तो इसका मैंने चेंज भी किया सर। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, एंजॉय योर वीकेंड। मंडे मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।